आज संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका में कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य, वित्तीय शक्तियां एवं कार्य, सांविधिक शक्तियां एवं कार्य, न्यायिक शक्तियां एवं कार्य, निर्वाचन शक्तियां एवं कार्य के बारे में चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले संसद की कार्यकारी शक्तियां एवं कार्य। भारत के संविधान ने सरकार के संसदीय रूप की स्थापना की है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इस तरह संसद कार्यकारिणी पर प्रश्नकाल, शून्यकाल, आधे घंटे की चर्चा, अल्पावधि चर्चा, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और अन्य चर्चाओं के जरिए नियंत्रण रखती है। यह अपनी समितियों जैसे सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, याचिका समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका के कार्यों का अधीक्षण करती है। सामान्यतः है ये मंत्री संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं, जबकि लोकसभा के प्रति विशेष रूप से। सामूहिक उत्तरदायित्व की एक भाग के रूप में प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। प्रत्येक मंत्री अपने मंत्रालय के कार्यों के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब है कि वे अपने पद पर तब तक बने रह सकते हैं जब तक उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पास कर हटाया जा सकता है। लोकसभा सरकार के प्रति विश्वास की कमी का प्रस्ताव निम्नलिखित तरीके से ला सकती है। राष्ट्रपति के उद्घाटन भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को पास न कर, धन विधेयक को अस्वीकार कर, निंदा प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पास कर, आवश्यक मुद्दे पर सरकार को हराकर कटौती प्रस्ताव पास कर। इसलिए यह कहा गया है कि संसद का पहला कार्य ऐसे समूह का चयन करना है जो सरकार बनाए, उसे सत्ता में बने रहने के लिए तब तक सहायता प्रदान करना जब तक कि इसका विश्वास हो, और विश्वास न हो तो उसे हटाकर अगले सामान्य चुनाव में ऐसे लोगों पर छोड़ देना। वित्तीय शक्तियां एवं कार्य। संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की उगाही कर सकती है, न ही कोई कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय कर सकती है। इसीलिए बजट को स्वीकृत करने के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है। बजट के माध्यम से संसद सरकार को आगामी वित्त वर्ष में आय एवं व्यय की अनुमति प्रदान करती है। संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से सरकार के खर्चों की भी जांच करती है
और उस पर नियंत्रण रखती है। इन समितियों में शामिल हैं लेखा समिति, प्राक्कलन समिति एवं सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति। यह अवैध, अनियमित, अमान, अनुचित प्रयोग एवं सार्वजनिक खर्चों के दुरुपयोग के मामलों को सामने लाती है। इसीलिए कार्यपालिका के वित्तीय मामलों पर संसद का नियंत्रण निम्न 2 तरीकों से संभव हो पाता है। बजटीय नियंत्रण, जो कि बजट के प्रभावी होने से पूर्व अनुदान मांगों के रूप में भी होता है, तथा उत्तर बजटीय नियंत्रण, जो अनुदान मांगों को स्वीकृत दिए जाने के पश्चात 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से स्थापित किया जाता है। बजट वार्षिकता के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें संसद सरकार को एक वर्ष में व्यय करने के लिए धन उपलब्ध कराती है। यदि मंजूर किया धन वर्ष के अंत तक खर्च नहीं होता है तो शेष धन का छास होता है तथा भारत की संचित निधि में चला जाता है। इस प्रक्रिया को छास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें संसद का प्रभावी वित्तीय नियंत्रण स्थापित होता है तथा उसकी अनुमति के बिना कोई भी आरक्षित कोष नहीं बनाया जा सकता। इस सिद्धांत के कारण वित्त वर्ष के अंत में व्यय का भारी कार्य उत्पन्न हो जाता है, जिससे मार्च रस कहते हैं। संवैधानिक शक्तियां एवं कार्य। संसद में संविधान संशोधन शक्तियां निहित हैं तथा वह संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर, समाप्त करके या संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। संविधान के मुख्य भागों को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संविधान की कुछ अन्य व्यवस्थाओं को साधारण बहुमत द्वारा संसद बदल सकती है। यह बहुमत संसद में उपलब्ध सदस्यों के बीच से तय होता है। कुछ व्यवस्थाएं ही ऐसी हैं जिसे संसद विशेष बहुमत एवं करीब आधे राज्य विधान मंडलों की सहमति के बाद ही संशोधित कर सकती है। कुल मिलाकर संसद संविधान को 3 प्रकार से संशोधित कर सकती है। कुछ ही संशोधन ऐसे हैं जिन्हें संसद विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की सहमति से ही संशोधित कर सकती है। हालांकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया की शुरुआत पूर्णतया संसद पर निर्भर करती है, न कि राज्य विधानमंडल। इसका केवल एक अपवाद है, कोई भी राज्य इस आशय का प्रस्ताव पारित कर सकता है कि राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए। प्रस्ताव के आधार पर संसद संविधान में आवश्यक संशोधन करती है। संसद संविधान के मूल ढांचे के अतिरिक्त किसी भी व्यवस्था को संशोधित कर सकती है।
यह निर्णय उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 एवं मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में दिया था। न्यायिक शक्तियां एवं कार्य। संसद की न्यायिक शक्तियां और कार्य में निम्नलिखित शामिल हैं। संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकती है। यह उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। यह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकती है। यह अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को इसकी अवमानना या विशेष अधिकारों के उल्लंघन के लिए दंडित कर सकती है। निर्वाचक शक्तियां एवं कार्य। संसद राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति को चुनती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनती है, जबकि राज्यसभा उपसभापति का चयन करती है। संसद को यह शक्ति है कि वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है वह संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधायिका के निर्वाचन से संबंधित नियम बना सकती है या उनमें संशोधन कर सकती है। इसी आधार पर संसद ने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 आदि बनाए हैं। संसद उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के गठन एवं न्याय क्षेत्र को नियंत्रित करती है और 2 या अधिक राज्यों के बीच समान न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो आज यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, जिससे अगला वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त होते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।